दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा 2024-25 दोनों को तैयार करेंगे। दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अभ्यर्थीगण इसको प्रायः छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है। यदि आप भी डरे हुए हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा लाभदायक होगी। वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बजट को आसान शब्दों में समझ लें। हम सबको पता है कि सरकार होती है, सरकार में मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं। मंत्रालयों के अपने-अपने काम होते हैं, जिनको करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और सरकार हम सबको पता है कि सरकार चुनी हुई होती है, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो सरकार को धन की आवश्यकता होती है। ये धन यूँ ही सरकार नहीं प्राप्त कर सकती है संचित निधि से। धन संचित निधि से निकाला जाता है, उसे यूँ ही नहीं निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर ऐसे ही निकालेगी तो सरकार क्या करेगी? किसी अपने खास व्यक्ति को या वर्ग को फ़ायदा पहुँचा सकती है। अडानी, अंबानी को, जो कि चर्चा में रहते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है। एज़ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। या फिर किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके काम कर सकती है या वर्ग विशेष को वंचित कर सकती है योजनाओं से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बजट को लाया जाता है। वोटिंग के ज़रिए बजट पास होता है, आगे हम लोग समझेंगे। तो मंत्रालय खर्च का ब्यौरा तैयार करते हैं, अपने-अपने काम को देखते हैं और कहते हैं कि कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, तो उसका ब्यौरा तैयार करके वित्त मंत्रालय को देते हैं। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों की ओर से जो ब्यौरा आता है, उसको लेकर मसौदा तैयार करता है और इस तैयारी की शुरुआत हलवा सेरेमनी से होती है। हलवा खिला के कर्मचारियों, अधिकारियों को इसकी शुरुआत की जाती है। फिर वित्त मंत्रालय इसे वित्त मंत्री को सौंप देता है। मसौदे में क्या होता है? मसौदे में माँगें होती हैं। जैसे विभिन्न मंत्रालय हैं, अपनी-अपनी योजनाएँ रखेंगे और कहेंगे कि हमारी एक्स योजना के लिए इतने पैसे की ज़रूरत होगी। तो राज्यसभा में रखा जाएगा माँगों को और लोकसभा में रखा जाएगा। याद रखिएगा, राज्यसभा में केवल इन पे चर्चा होती है, मतदान करने का अधिकार केवल लोकसभा के सदस्यों को है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यदि उनकी माँगें सभी एमपीज़ को, सांसदों को सही लगती हैं, मतलब वो उस पे मतदान कर देंगे, वोटिंग कर देंगे और जब वोटिंग पूर्ण होगी तो जो माँगें हैं वो अनुदान में बदल जाएँगी। अनुदान मिलता कहाँ से है? अगला सवाल, पहले ही आपको बताया है। अनुदान संचित निधि से प्राप्त किया जाता है। संचित निधि आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। संविधान के आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। तो संचित निधि से धन ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा, उसके लिए एक विधेयक लाया जाता है जिसको विनियोग विधेयक कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 114 में है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। 1 अप्रैल जो वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल तक यदि ये विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है, मतलब पैसा सरकार को नहीं मिल पाता है, तो सवाल उठता है कि सरकार जो बीच का समय है, अपने खर्चे कैसे पूरा करेगी? कहाँ से उसको धन मिलेगा? तो उसके लिए एक और व्यवस्था है लेखानुदान की। मतलब लेखानुदान से एक निश्चित समय के लिए जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, धन निकाला जा सकता है संचित निधि से। लेखानुदान का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 116 में। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। ये एक तरह से ट्रेलर था। अब हम लोग फ़िल्म देखते हैं बजट 2025-26 की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलो। क्या है? वित्तीय वर्ष हेतु आय का अनुमानित विवरण होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पहले भी बताया है। ए से महीना जो शुरू होता है, वहीं से आप वित्तीय वर्ष को या फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत मान सकते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। क्या संविधान में बजट का उल्लेख है? तो जवाब है नहीं। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। केंद्र के संदर्भ में आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख है और राज्य के संदर्भ में आर्टिकल 202 में इसका उल्लेख है। बजट की पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं, फिर सभी सांसद इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद बजट को समितियों को जांच करने के लिए दिया जाता है कि देखिए जो मांगे हैं वो सही हैं या नहीं हैं। मांगों पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है और जब ये पारित हो जाता है उसके बाद वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। बजट आप लोग देखते हैं, उसमें टैक्स की भी बात होती है। टैक्स में कमी या बढ़ोतरी होती है, आप लोग देखते भी हैं। तो उसका संबंध वित्त विधेयक से होता है, तो इसे भी पारित होना ज़रूरी होता है। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद
117 में है और धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में है। अब कुछ पृष्ठभूमि को भी हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ से भी प्रायः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला बजट कब पेश किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के बाद पहला बजट 1947 में षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया। पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी रहीं। दूसरी महिला निर्मला सीतारमण हैं, जो कि 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं और ये जो बजट है वो 19वीं लोकसभा का है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया है। एक वर्थ समिति 1921 में गठित हुई, 1924 में इसने रिपोर्ट दी, जिसके तहत रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग किया गया। उसके बाद 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिशों पर रेल और आम बजट को पुनः एकीकृत कर दिया गया। इस बार प्रस्तुत कब किया गया? अब तो 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति की सहमति से निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के दौरान जो उन्होंने परिधान धारण किया था, जिसमें साड़ी और शाल शामिल थी, जो मधुबनी पेंटिंग से युक्त थी। आप सब जानते हैं कि ये बिहार से संबंधित है। इस साड़ी और शाल को उपहार स्वरूप इन्हें प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? पद्मश्री होल्डर दुलारी देवी द्वारा। बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। तैयार किसने किया था? वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग ने बजट को तैयार किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है, बजट का आकार कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ की हैं और राजस्व प्राप्तियां 34,20,409 करोड़ की हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट भी बन सकता है कि राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हैं। याद रखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की जो कंपनियां वगैरह हैं या ऋण के रूप में सरकार जो धनार्जन करती है उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है, और जो टैक्स से प्राप्त की जाती है उसको राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। ये आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो 50,65,345 करोड़। इसी को कुल व्यय कहा जाता है, इसी को बजट का आकार कहा जाता है और इसी को कुल प्राप्तियां भी कहा जाता है। ये आकार कुल जीडीपी का 14% है, याद रखिएगा। कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि 2016-17 से बजट के आकार अथवा व्यय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बजट में विकास यात्रा को देखते हैं। बजट की थीम क्या है? विकसित भारत 2047 की दिशा में समावेशी विकास, मतलब सभी वर्गों का विकास। 4 इंजन, ये भी पूछ लिया जाता है कि बजट में कितने इंजन या फिर कितने स्तंभ हैं। तो 4 स्तंभ हैं बजट में। कौन कौन से? पहला कृषि, और कृषि के बाद जो एमएसएमईज हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। कौन से उद्योग? जहाँ पर सर्वाधिक रोजगार लोगों को प्रदान किया जाता है। ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी दर्जी की दुकान, उस पर देखिए कि 4-6 लोग काम करते हैं, इवन इससे ज़्यादा ही काम करते हैं। ईंट का भट्टा देख लीजिए या फिर कोई मैकेनिक की दुकान देख लीजिए। तो ऐसे जो इंटरप्राइजेज हैं इन्हीं को एमएसएमईज कहा जाता है। अच्छा, इनमें फिर क्या निवेश की ज़रूरत होगी? तो तीसरा इंजन निवेश है, और जब ये दोनों पुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद माल तैयार हो जाएगा जो निर्यात से संबंधित होगा। सुधार होगा अर्थव्यवस्था में, जो कि ईंधन के रूप में काम करेगा। समावेशिता वो मार्गदर्शक का काम करेगी, और विकसित भारत गंतव्य है, ऐसा याद रखिएगा। देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। इस लाइन को आप लोग निबंध या फिर आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विकास के केंद्र कौन कौन से हैं? गरीब, युवा, महिला और किसान। अब अलग अलग इंजन को देख लेते हैं। पहले कृषि सेक्टर को देखते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में जो पिछड़े जिले हैं, कितने 100 जिले, इनको शामिल किया जाएगा, जिसके तहत 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। ऐसे पिछड़े जिले जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, बाजार तक सामान ले जाने की सुविधाएं नहीं है, स्टोरेज की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे 100 जिलों को चिन्हित करा जाएगा इस योजना के तहत और उनका विकास किया जाएगा। दलहन आत्मनिर्भरता अभियान, तूर, उड़द और मसूर, ये 3 दालें हैं। इनको उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था सरकार करेगी इस अभियान के तहत, और इनके लिए जलवायु अनुकूल बीज
किन्हीं भी जलवायविक परिस्थितियों में उगने वाले बीजों को ही जलवायु अनुकूल बीज कहा जाता है। तो ये 6 वर्षीय अभियान रहेगा। तो दालें 3 हैं और 3 दूनी 6, अभियान है 6 वर्ष का। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन चलाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड गठित करने की घोषणा हुई है। हल्दी बोर्ड निजामाबाद में पहले ही गठित हो चुका है, इसको याद रखिएगा। निजामाबाद है कहाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मत्स्य विकास पर ध्यान दिया जाएगा, खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन 2 यूटीज में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड जो कंपनी है, वहाँ पर यूरिया संयंत्र, जो कि नाम रूप में स्थित है, यूरिया संयंत्र, यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन या दूसरा स्तंभ है एमएसएमईज। इसकी नई परिभाषा दी गई है बजट में। निवेश 2.5 गुना हो गया है पहले से और कारोबारी सीमा 2 गुना बढ़ा दी गई है। तो अभी वाली देख लीजिए और इसके आधार पे आप पुरानी वाली अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज, तो उनके लिए निवेश की सीमा कितनी है, 2.5 करोड़, और उनका सालाना कारोबार 10 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 25 करोड़, और टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए। ऐसे ही जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ होना चाहिए और कारोबारी सीमा 500 करोड़ होना चाहिए। तो 2.5, 25, फिर 125, 10, 100 और फिर 500, इस तरह से याद कर लीजिएगा। स्मॉल इंटरप्राइजेज हेतु जो लघु उद्योग हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत इन्हें 5 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। एमएसएमईज के लिए गारंटी कवर जो पहले 5 करोड़ का हुआ करता था, उसको बढ़ा के 10 करोड़ का किए जाने की घोषणा की गई है। गारंटी कवर क्या होता है, एमएसएमईज को जो कोई बैंक या संस्था ऋण देती है तो उस ऋण की रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो निश्चित नहीं होता है। तो ना हो पाने की स्थिति में बैंक को घाटा हो जाएगा, तो उसी बैंक को बैकअप प्रदान करने के लिए सरकार गारंटी कवर की घोषणा करती है। मतलब यदि कंपनी जो एमएसएमई है इसकी अदायगी नहीं कर पाती है तो गारंटी कवर से सरकार निश्चित धनराशि को अदा करती है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और बैंक एमएसएमईज को आसानी से लोन दे देते हैं। तो इस एक तरह से जो एमएसएमईज हैं उनको वित्त की आसानी से उपलब्धता कराना, वित्त को आसानी से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है गारंटी कवर का। तीसरा इंजन इन्वेस्टमेंट है। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ की अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए। आईआईटी और आईआईएससी हैं, उनमें पीएम रिसर्च फेलोशिप हेतु 10,000 रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय 67,000 करोड़ का रखा गया है। अवधि इसकी पहले 2024 थी, अब बढ़ाकर 2028 कर दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पर डे, 55 लीटर पर पर्सन पर डे टिल 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल मुहैया कराना उद्देश्य था। इस पर व्यय स्टेट 50% करेगा, सेंटर 50%। लेकिन पर्वतीय और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जहाँ कृषि वगैरह की सुविधाएं कम हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे आमदनी उनकी कम होगी। तो ऐसे राज्यों के लिए 10% का प्रावधान है, बाकी 90% सेंटर भरेगा। यूटीज में पूरा का पूरा 100% केंद्र द्वारा खर्च किया जाएगा जल जीवन मिशन पर। अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मतलब कैंसर को शुरुआती चरण में ही डायग्नोस्ट कर लिया जाएगा और उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी इसके अभाव में मृत्यु हो जाती है, धन की कमी के चलते मृत्यु हो जाती है, उनको लाभ मिलेगा। तो 2025-26 में 200 जिलों में ऐसे सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 3 वर्षों में भारत के सभी जिलों में ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है। स्कूल कॉलेजों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
2023 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए आवंटन 20,000 करोड़ किया गया है। याद रखिएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? आमतौर पे जो रिएक्टर होते हैं वो बड़े होते हैं, अधिक विकिरण उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये स्मॉल वाले स्मॉल ही होंगे, ईजी टू कैरी हैं और पर्यावरण पूर्णतः तो अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पर्यावरण हितैषी हैं लगभग। तो ये रिएक्टर का छोटा रूप है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? गांव के ननकऊ, बुधई, प्रसादी, नंबरी, इन सबको भी, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो भी चिलगाड़ी में चल सकें। 1200 रुपये प्रति घंटा की दर से हवाई सफ़र जो है इसके तहत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अभी बजट में 120 नए डेस्टिनेशन इसमें जोड़े जाएंगे। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा और कोसी परियोजना के लिए भी वित्त मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा इंजन निर्यात है, एक्सपोर्ट है। इसको बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन चलाया जाएगा एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा। दोनों ही मंत्रालयों को भी याद रखिएगा। दस्तावेजीकरण की सुविधा के लिए, जैसे कागज़ वगैरह बनवाने के लिए चक्कर काटने होते थे, जो निर्यातक हैं उनको कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाने के लिए भारत ट्रेड नेट नाम का पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों का चैलेंज मोड में विकास किया जाएगा। देश में 50 नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। अब कराधान को देख लेते हैं। 12 लाख तक की आय वाले इनकम टैक्स से छूट के तहत आएंगे। जो वेतनभोगी हैं उनके लिए यह सीमा 12.75 लाख है। तो 12 लाख तक टैक्स में छूट है। उससे जैसे ही ऊपर होगा तो 4 लाख तक 0% इनकम टैक्स है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, और इस तरह से 20 से 24 के लिए 25% और 24 से ऊपर के लिए 30%। कैसे याद रखना है? 4 का पहाड़ा शुरू करिएगा और 24 तक लेके आइएगा, लगातार पढ़ते आइएगा, और इधर 5 का पहाड़ा 30 तक, और इस तरह से टेबल बना के आप लोग परीक्षा में बिना भूले इनको सही कर सकते हैं। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क जीरो, क्रॉस का मतलब है जीरो, उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है। कस्टम ड्यूटी मतलब जो विदेशों से आती हैं दवाइयाँ। 36 लिथियम आयन बैटरी, आप लोग सभी जानते हैं भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहा है, उस पर काम कर रहा है, जिसके लिए लिथियम बैटरी महत्वपूर्ण है। उसके निर्माण के लिए जो पूंजीगत वस्तुएं आवश्यक होती हैं उन पे भी टैक्स जीरो रखा गया है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसकी सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों का कटता है, बैंक या नियोक्ता काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 लाख की आमदनी पर उनसे टीडीएस नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न की सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। अब आराम से आईटीआर किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया था, अब उनको 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण मिल जाएगा। याद रखिएगा। सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। अभी तो हाल यह है कि प्राइवेट स्कूल भी, वहाँ पर भी जो लैब्स हैं वो ऐसे ही काम चलाऊ हैं, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम नहीं होता है। आप लोग भी देखते होंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। एफडीआई आप लोग सब जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जिनका पूरा प्रीमियम इंडिया में निवेश होता है। जो बीमा स्कीम लेने के बाद हम लोग प्रीमियम अदा करते हैं, किस्त अदा करते हैं, उसी को प्रीमियम कहा जाता है। तो उससे जो राशि मिलेगी, ऐसी कंपनी जो उस पूरी राशि को इंडिया में निवेश करेगी, उसी पर यह कंडीशन लागू है। याद रखिएगा। निवेश मित्रता सूचकांक जारी किया जाएगा। राज्यों में निवेश इन्वेस्टमेंट की जो स्थिति है उसको आधार बना के रैंकिंग तैयार की जाएगी। इसके तहत स्वामी फंड 2.0, स्वामी फंड 2019 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? जो फंसे हुए आवास या फिर आधे अधूरे आवास प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें गवर्नमेंट, बैंक, निजी व्यक्ति या कंपनियां भी अपना योगदान देती हैं। अभी बजट में इसके दूसरे वर्जन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 15,000 करोड़ फंड की घोषणा की गई है।
यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है रुपया आता कहाँ से है, तो सर्वाधिक रुपया उधार से आता है, जो सरकार उधार लेती है। तो 24% उधार से आता है। दूसरा नंबर इनकम टैक्स का है 22% और तीसरा नंबर जीएसटी का है 18% और चौथे नंबर पर है निगम कर, कारपोरेट टैक्स। रुपया सर्वाधिक खर्च कहाँ होता है, तो राज्यों का हिस्सा। आप सब जानते हैं कि करों का बंटवारा होता है, तो राज्यों को 22% जाता है। दूसरे स्थान पर ब्याज आ गया है 20%। पहली बार ब्याज दूसरे स्थान पर आया है, नहीं तो अभी तक सर्वाधिक हिस्सा जो सरकार उधार लेती है उस पर ब्याज का भुगतान जो करती है उसी के रूप में खर्च होता था। तो ब्याज वाला विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि पहली बार बदला हुआ है। और तीसरा स्थान केंद्र की योजनाओं पर खर्च होता है। अब कुछ मदे हैं उनको देख लेते हैं। रक्षा पर 4,91,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है खर्च करने का। रक्षा क्षेत्र पर ग्रामीण विकास पर 2,66,000 का, ये अप्रॉक्सीमेट है, याद रखिएगा। शिक्षा, कृषि का विशेष रूप और स्वास्थ्य का विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा, सरकार के आय और व्यय में जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं सामान्य शब्दों में। ये 4.4% जीडीपी का, और राशि कितनी है, 15,70,000 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.8%। ये घाटे पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राजकोषीय घाटा को लेकर अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो ये मैक्सिमम रहा है 2019-20 में मैक्सिमम रहा है 9.2%। 2016-17 से ये लगातार बढ़ा है। 19-20 में मैक्सिमम रहा है 9.2%। उसके बाद से लगातार घट रहा है और अगला अनुमान 4.4% का है, याद रखिएगा। ट्रांसफर्स टू स्टेट और यूटीज, जो राज्यों को पैसा दिया जाता है वो इस बार कितना है, 25.60 लाख करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़। मिशन शक्ति जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है 3150 करोड़ रुपए। पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए और भारत एआई मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए और सेमीकंडक्टर के लिए 7,000 करोड़ रुपए और पीएलआई जो स्कीम है उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है। दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। पहला नई दिल्ली में 1996 में स्थापित हुआ था। काहे के लिए, जो फसलों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो सकती हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको संरक्षित करने के लिए। समुद्रयान परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समुद्रयान परियोजना आपको पहले भी कई बार अचूक मारक सामग्री में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 6,000 किलोमीटर गहराई में जाकर अनुसंधान करने का लक्ष्य रखा गया है एक पनडुब्बी के जरिए, तो उसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान किसका, भारत का। भारत की ऐतिहासिक जो उपलब्धियां हैं जो पांडुलिपियों में दर्ज हैं। पांडुलिपि क्या होती है, किसी ताड़ के पत्ते या वृक्ष, किसी अन्य वृक्ष के पत्ते पर या फिर ताम्र पत्र पर हाथ के द्वारा जो लिपि लिखी जाती है उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। तो जो भारतीय विरासत है उसका वर्णन इन पांडुलिपियों में है। इसका मतलब इनका संरक्षण जरूरी है, इनका रख रखाव जरूरी है। तो इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये ज्ञान भारतम मिशन किसके तहत काम करेगा, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 के तहत काम करेगा। तो इस तरह से हमने बजट भी कंप्लीट कर लिया। यदि वीडियो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को तैयार करेंगे, आप सबको पता होना चाहिए कि बजट से एक दिन पहले इसे जारी किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है पिछले एक वर्ष के दौरान, उसके प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति के लिए एक तरह का दस्तावेज है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये बजट का आधार होती है, बजट का आधार होती है आर्थिक समीक्षा, इसलिए इसको बजट से पहले जारी किया जाता है। ये सरकार, जनता और विशेषज्ञों के लिए अर्थव्यवस्था की तस्वीर होती है जिसे आधार बनाकर वो लोग बजट को अच्छे से समझ सकें और बजट में जो चीज़ें दी गई हैं वो परिस्थितियों के अनुकूल हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का अनुमान लगा सकें, इसलिए इसको पहले जारी किया जाता है। जारी इसको 31 जनवरी 2025 को किया गया। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग इसको तैयार करता है और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत वी नागेश्वरन, उनके सानिध्य में इसे तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री जो हैं इसे प्रस्तुत करते हैं। 1950-51 में बजट के साथ इसे जारी किया गया, लेकिन 1964 से इसे अलग अलग जारी करने की परंपरा शुरू कर दी गई। 2025-26 हेतु इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस वाली आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6.3 से 6.8% जीडीपी का अनुमानित है
और 2024-25 में 6.4 रही है। दोनों आंकड़े याद रखिएगा। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो दिसंबर 2024 में $640 बिलियन रहने का अनुमान है, जो कि विदेशी ऋण के 90% का भुगतान करने में समर्थ है। जो हमने ऋण ले रखा है उसका 90% भुगतान इस रिजर्व से किया जा सकता है। 11 महीने का आयात का भुगतान करने के लिए ये विदेशी मुद्रा भंडार सक्षम है, ये भी याद रखिएगा। वृद्धि देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में 6.2% की और सेवा क्षेत्र में 7.2% की। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, जो घटकर 2023-24 में 3.2% होने का अनुमान बताया जा रहा है। वैश्विक निर्यात में इंडिया को 7वां स्थान हासिल है। पेटेंट आवेदन करने में कुल 10 देशों में इंडिया को 6ठा स्थान हासिल हुआ है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। FDI बढ़कर जो है $55.5 बिलियन हुआ है। ऋण GDP अनुपात 19.4% का अनुमान है और 10 से 24 वर्ष की जो जनसंख्या है वो 26% है। इस तरह के आंकड़े आप लोग निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्तर लेखन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की ओर भारत अग्रसर है। ज़्यादा फैक्ट नहीं याद करने हैं, चुनिंदा फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से हैं वही मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस क्या होता है? जो भारतीय प्रवासी दूसरे देशों में जाते हैं काम करने, वो जो पैसा भारत को भेजते हैं, उस मामले में भारत अभी भी दुनिया में पहले स्थान पे है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च सरकार का 29% से बढ़कर 48% हुआ है, और जो लोगों का खर्च होता था बीमारी से इलाज कराने में, जो पहले 62.6% हुआ करता था, वो अब घटकर 40% रह गया है, याद रखिएगा। इसका मतलब भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रहा है। कृषि का GDP में योगदान 16% है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का नहीं दिया गया, आप इसी को याद रखिए। गैर जीवाश्म ईंधनों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता की 46.8%, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में जो आबादी है भारत की वो 25% संलग्न है। गैर संस्थागत ऋण जो गांव देहात में या फिर शहरों में भी लोग निजी लोगों से ऋण ले लेते हैं, प्राइवेट संस्थाओं से, तो उसी को कहा जाता है। मतलब बैंकों से छोड़कर सूदखोरों से ऋण लेने वाली जनता पॉपुलेशन कितनी है? 25%। मिशन लाइफ जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, यदि उसके तहत 13% जनसंख्या काम करने लग गया या अपनी जीवन शैली को ढाल ले, तो कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी आ जाएगी। 2017-18 से 2023-24 के बीच महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। यदि महिला सशक्तिकरण पर कोई निबंध आए तो वहाँ पर ये फैक्ट डाला जा सकता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? कार्यरत आबादी, मतलब जो काम में लगी हुई आबादी, इसके साथ ऐसे लोग जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इन्हीं को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहा जाता है। तो इस तरह से आर्थिक समीक्षा को हमने कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और PDF के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।